नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑगस्ट साप्ताहिक समाचार। मैं हूं सुदेशना। समाचार केवल घटनाओं का संकलन नहीं होते, बल्कि वे समाज का दर्पण भी होते हैं। बीते सप्ताह देश और दुनिया में घटित घटनाओं ने एक बार फिर ये साफ किया है कि वैश्विक परिस्थितियां लगातार बदल रही हैं और उनके प्रभाव हमारे दैनिक जीवन में गहराई से हो रहे हैं। राजनीति, अर्थव्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान और सामाजिक क्षेत्रों में हुई गतिविधियां हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि विकास के साथ साथ संतुलन, जिम्मेदारी और संवेदनशीलता भी उतनी ही जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय मंच से लेकर स्थानीय खबरें भी और उनके संवाद, सहयोग और शांति की आवश्यकता आज पहले से कहीं ज्यादा महसूस की जा रही है। इन्हीं महत्वपूर्ण घटनाओं और मुद्दों के विश्लेषण के साथ आइए नजर डालते हैं इस सप्ताह की प्रमुख खबरों पर। ओडिशा सरकार ने वाहन चालकों को बड़ी राहत दी है। परिवहन मंत्री विभूति भूषण जेना ने घोषणा की है कि 1 अप्रैल तक अगर किसी गाड़ी के पास प्रदूषण प्रमाण पत्र नहीं है तो उस पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा। साथ ही टोल गेट्स पर ई चालान के तहत लगने वाले जुर्माने को भी फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। उन्होंने विभाग को ये भी निर्देश दिया है कि 10,000 रुपए का जो भी जुर्माना मोटर यान अधिनियम के तहत लगता है उसे कम करने की दिशा में भी कदम उठाए जाएं। विभागीय मंत्री का कहना है कि प्रदूषण जांच कराना सभी वाहन मालिकों की जिम्मेदारी है, क्योंकि राज्य में केवल 21% गाड़ियों के पास वैध प्रदूषण प्रमाण पत्र है और शेष गाड़ियां नियमों का उल्लंघन कर रही हैं। इसलिए पर्यावरण सुरक्षा के उद्देश्य से सरकार सख्त रुख अपना रही है, लेकिन जनता को असुविधा न हो इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है। उन्होंने अपील की है कि ये छूट का समय अवधि एक मौका है जिसमें सभी लोग अपना प्रदूषण प्रमाण पत्र बनवा लें और जागरूकता बढ़ाएं। ओडिशा में अप्रैल से जनगणना का पहला चरण शुरू होने जा रहा है, जिसमें घर और फर्नीचर की गिनती की जाएगी, जबकि दूसरा चरण फरवरी 2027 में होगा, जिसमें घर घर जाकर जनसंख्या की गणना की जाएगी। इस बार की जनगणना का 90% काम ऑनलाइन होगा और लोग खुद भी वेबसाइट के जरिए OTP बेस्ड सिस्टम से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सरकार ने इसके लिए लाखों गणनाकारों की भर्ती की योजना बनाई है, जहां हर 200 घरों के लिए एक अधिकारी और हर 6 अधिकारियों के लिए एक पर्यवेक्षक नियुक्त होगा। इन गणनाकारों को 25,000 रुपए का प्रोत्साहन दिया जाएगा। पहले चरण के लिए घरों को अप्रैल से मई के बीच मार्क किया जाएगा। राज्य भर में पहले से ही 6 महीने से तैयारी चल रही है और भुवनेश्वर व कटक में प्री टेस्ट पूरे हो चुके हैं। नई NSC और नगर सीमा तय कर दी गई है और अगले 3 महीनों तक गणनाकारों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। पूरी प्रक्रिया की उच्च स्तरीय निगरानी की जाएगी और सरकार ने 100% सटीक गणना का लक्ष्य रखा है। धान खरीद को लेकर ओडिशा में मंडियों की स्थिति अब सामान्य हो गई है। ऑल ओडिशा राइस मिलर्स संघ की 4 मांगों में से एक को सरकार ने मान लिया है, जिसे गुरुवार से मिलर्स ने फिर से धान उठाना शुरू कर दिया है। मिलर्स ने चेतावनी दी है कि अगर 15 दिन में बाकी मांगे पूरी नहीं हुई तो फिर बैठक कर आगे की रणनीति तय की जाएगी। प्रमुख मांगों में 2023-24 और 2024-25 के लिए 160 करोड़ रुपए की बकाया कस्टडी मेंटेनेंस राशि का भुगतान शामिल था, जिसे अगले 7 महीनों में चुकाने का आश्वासन सरकार ने दिया है। बाकी मांगों में परिवहन लागत और अरवा धान की नुकसान भरपाई को लेकर विचार जारी है। सरकार ने 0.078% क्षतिपूर्ति तय की है, जबकि मिलर्स 1% की मांग कर रहे हैं। राज्य सरकार ने 15 दिनों में सभी मुद्दों पर हल निकालने का आश्वासन दिया है। खाद्य आपूर्ति मंत्री ने बताया कि 19 जिलों में धान खरीद सुचारू रूप से चल रही है और अब तक 13.93 लाख मेट्रिक टन धान 3.15 लाख किसानों से खरीदा गया है, जिनमें से ज्यादातर धान मिलर्स द्वारा उठा लिया गया है। खाद्य आपूर्ति मंत्री का कहना है कि 19 जिलों में धान खरीद सुचारू रूप से चल रही है और अब तक 13.93 लाख मेट्रिक टन धान 3.15 लाख किसानों से खरीदा गया है, जिनमें से ज्यादातर धान मिलर्स द्वारा उठा लिया गया है और इसके बदले किसानों को 891 करोड़ रुपए की इनपुट सहायता दी गई है। ओडिशा में स्वास्थ्य सेवाओं पर संकट के बीच सरकार ने डॉक्टरों की हड़ताल को रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया है। ओडिशा मेडिकल सर्विस एसोसिएशन की मांगों को लेकर लगातार आंदोलन के चलते राज्य सरकार ने एस्मा कानून लागू कर दिया है, जिससे अगले 6 महीनों तक किसी भी डॉक्टर, नर्स, फार्मासिस्ट, पैरामेडिकल स्टाफ या तृतीय चतुर्थ श्रेणी के स्वास्थ्य कर्मियों को हड़ताल या आंदोलन की इजाजत नहीं होगी। बीते दिनों से जिला मुख्य अस्पतालों से लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों तक सुबह 9 से 11 बजे तक OPD सेवाएं बंद रखी गई।
जिससे मरीजों को भारी परेशानी हुई। कई जगह मरीज बिना इलाज के लौटते दिखे और आपात विभागों में लंबी कतारें लगी रही। सरकार ने पहले भी ओमसा के साथ कई दौर की बातचीत की थी और कुछ मांगे मान भी ली गई थी, लेकिन संघ सभी मांगों की पूर्ति पर अड़ा रहा। स्वास्थ्य मंत्री ने भी बातचीत का न्योता दिया, मगर कोई समाधान नहीं निकला। अंततः आम जनता की सेवा को प्रभावित होने से रोकने के लिए सरकार को एस्मा लागू करना पड़ा। उड़ीसा में प्रदूषण प्रमाण पत्र को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि जिन वाहनों के पास वैध प्रदूषण सर्टिफिकेट नहीं होगा, उन्हें पेट्रोल पंपों से ईंधन नहीं मिलेगा। इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिका में कहा गया है कि ये निर्णय पूरी तरह असंवैधानिक और मनमाना है, क्योंकि मोटर वाहन अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। नियम के अनुसार अगर कोई वाहन प्रदूषण फैलाता है तो उस पर चालान या जुर्माना हो सकता है, लेकिन ईंधन रोकना नागरिक अधिकारों का उल्लंघन है। याचिका में ये भी कहा गया है कि कई वाहन मालिक सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें पहले लंबित चालान भरने को कहा जाता है। ऐसे में दोहरी सजा जैसा अनुभव होता है। याचिका में हाईकोर्ट से अनुरोध किया गया है कि इस अधिसूचना को रद्द कर आम जनता को राहत दी जाए। इस मामले में परिवहन सचिव, एसटीए कमिश्नर, पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन सहित कई प्रमुख तेल कंपनियों को पक्षकार बनाया गया है। उड़ीसा सरकार ने नए साल पर गरीब परिवारों को बड़ी सौगात दी है। पंचायत राज विभाग ने घोषणा की है कि जनवरी महीने में 10 लाख लाभार्थियों को पक्के घर प्रदान किए जाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब तक 37 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 34 लाख को शॉर्टलिस्ट कर केंद्र सरकार को सूची भेज दी गई है। इससे पहले पंचायत राज मंत्री ने स्पष्ट किया था कि अब बिजू पक्का घर योजना को अलग से नहीं चलाया जाएगा और सभी योग्य परिवारों को एक समान रूप से घर मिलेंगे। कोई भी पात्र व्यक्ति सरकारी आवास से वंचित नहीं रहेगा। इसके साथ ही पात्रता मापदंडों में भी संशोधन किया गया है। अब अधिकतम मासिक आय सीमा 10,000 से बढ़ाकर 15,000 रूपए कर दी गई है, जिससे ज्यादा लोग योजना का लाभ उठा सकें। सरकार ने पुराने नियमों में कई सुधार कर योजना को जमीन पर उतारने की तैयारी कर ली है और इस पहल से लाखों परिवारों को स्थायी छत मिलने की उम्मीद है। उड़ीसा में कई अदालतों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से राज्य भर में हड़कंप मच गया। कटक, संबलपुर और देवगढ़ सहित कई कोर्टों को अज्ञात व्यक्ति द्वारा धमकी भरे ईमेल भेजे गए, जिसके बाद कोर्ट परिसरों में अफरा तफरी फैल गई। सुरक्षा कारणों से अदालतों का काम तत्काल रोक दिया गया और सभी न्यायिक कर्मचारी, वकीलों को परिसर खाली करने का निर्देश दिया गया। हाईकोर्ट में भी दोपहर करीब 12 बजे बम धमकी की सूचना मिलने के बाद आधे घंटे के भीतर पूरा परिसर खाली कर लिया गया। इसके बाद एंटी बॉम्ब स्क्वाड, पुलिस, मेटल डिटेक्टर और खोजी कुत्तों की मदद से सघन तलाशी अभियान चलाया गया। फिलहाल किसी संदिग्ध वस्तु की पुष्टि नहीं हुई है। घटना को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री ने उच्च अधिकारियों के साथ बैठक कर कड़ी जांच के निर्देश दिए और दोषियों को जल्द पकड़ने को कहा है। डीजीपी ने जनता से अफवाहों पर ध्यान न देने और जांच में सहयोग करने की अपील की है। उड़ीसा में सड़क सुरक्षा को और सख्ती से लागू करने के लिए आमो बस ऑपरेटरों के साथ एक अहम बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता प्रमुख शासन सचिव उषा पाढ़ी ने की। बैठक में बताया गया कि यात्री सुरक्षा सर्वोपरि है और इसमें कोई समझौता नहीं होगा। 2025 की दुर्घटना रिपोर्ट के आधार पर जिन ड्राइवरों की लापरवाही पाई गई है, उनके खिलाफ नौकरी से बर्खास्तगी और लाइसेंस रद्द करने जैसी सख्त कार्रवाई की गई है। बसों में अब एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम और ड्राइवर फैटिग मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे हाईटेक सेफ्टी फीचर्स लगाए जाएंगे, ताकि ड्राइविंग पर सीधी नजर रखी जा सके। साथ ही रोजाना ड्राइवरों और स्टाफ का शराब परीक्षण किया जा रहा है और नियम तोड़ने वालों पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जा रही है। ट्रैफिक नियम, लेन डिसिप्लिन और स्पीड लिमिट का पालन करना अनिवार्य किया गया है। नए ड्राइवरों को केवल IDTR ट्रेनिंग और रूट की जानकारी के बाद ही नियुक्त किया जाएगा। सरकार ने ये भी निर्देश दिया है कि थकान से जुड़ी दुर्घटनाएं रोकने के लिए ड्राइवरों के लिए कार्य समय सीमा तय की जाए और उनकी नियमित स्किल ट्रेनिंग जारी रखी जाए। उड़ीसा के बरगढ़ जिले के पाइकमाल थाना क्षेत्र में दर्ज नाबालिग से दुष्कर्म और हत्या मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। बरगढ़ के अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट ने मंगलवार 6 जनवरी 2026 को मामले में अभियुक्त प्रशांत बाग को दोषी ठहराते हुए मौत की सजा और आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। ये मामला पुलिस की त्वरित कार्रवाई और लगातार निगरानी का अहम उदाहरण माना जा रहा है। ये घटना 15 नवंबर 2024 को घटी थी।
अभियुक्त पीड़िता को मछली पकड़ने के बहाने घर से बाहर ले गया था। बाद में नाबालिग का शव जंगल से बरामद हुआ। शव के सिर पर गंभीर चोट के निशान थे और गले में बेल्ट बंधी हुई पाई गई थी। शुरुआती जांच में ही मामला दुष्कर्म और हत्या का सामने आया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए बरगढ़ जिला के पुलिस अधीक्षक प्रहलाद सहाय मीणा ने जांच की शुरुआत से ही पूरे प्रकरण की व्यक्तिगत रूप से निगरानी की। ओडिशा के मयूरभंज जिले स्थित सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान में इस हफ्ते ठंड ने 13 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। शुक्रवार को तापमान गिरकर -1 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया, जिससे पूरे जिले में जबरदस्त शीतलहर का असर देखने को मिला। ऊपर बारहा कामड़ा क्षेत्र में लगातार 2 दिन 0 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया और फिर ये माइनस में चला गया। वन्य प्राणी संरक्षक निदेशक डॉक्टर प्रकाश चंद्र गोगिनेनी ने बताया कि तापमान में तेज गिरावट के कारण ऊपरी क्षेत्रों में बर्फ की हल्की परत देखी गई। चहला, गुड़गुड़िया, बरही पानी, सातकोशिया और कियाझरी जैसे इलाकों में तापमान 2 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड हुआ। लोग भारी सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं। पर्यावरणविदों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन, लगातार वनों की कटाई और खनन गतिविधियों का असर अब साफ तौर पर दिखने लगा है। इससे जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया है। दिल्ली में टीएमसी और ईडी के बीच टकराव और बढ़ गया है। कोलकाता में आईपैक ऑफिस पर ईडी की रेड के विरोध में टीएमसी सांसदों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस ने महुआ मोइत्रा समेत 8 सांसदों को हिरासत में ले लिया। ममता बनर्जी ने ईडी पर राजनीतिक प्रतिशोध का आरोप लगाया है और कहा कि ईडी टीएमसी के अहम दस्तावेज जब्त कर रही है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से आरजेडी प्रमुख और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार को बड़ा झटका लगा है। लैंड फॉर जॉब घोटाले में कोर्ट ने लालू यादव को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आरोपी करार दिया है। कोर्ट ने उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी यादव, बेटी मिशा भारती और हेमा यादव के खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के आरोप तय किए हैं। विशेष जज ने कहा कि ये मामला अलग अलग लेन देन का नहीं बल्कि संगठित आपराधिक गतिविधि का है। कोर्ट के मुताबिक आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत मौजूद हैं। सड़क दुर्घटनाओं में घायलों की मदद करने वालों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में हुई राष्ट्रीय बैठक में गुड समैरिटन योजना को लेकर अहम घोषणाएं की गईं। अब जो व्यक्ति सबसे पहले सड़क दुर्घटना में घायलों को अस्पताल पहुंचाएगा, उसे 25,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसके साथ ही दुर्घटना पीड़ित को अस्पताल में भर्ती होने के बाद पहले 7 दिनों तक कम से कम 1.5 लाख रुपए तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा मिलेगी। बैठक में सड़क सुरक्षा, ड्राइवरों की कमी और बसों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। ईरान में सरकार विरोधी हिंसक प्रदर्शन तेज हो गए हैं। राजधानी तेहरान समेत 100 से अधिक शहरों में आगजनी, तोड़फोड़ और हिंसक झड़पों की खबर है। हालात बेकाबू होने पर पूरे देश में इंटरनेट और फोन सेवाएं बंद कर दी गई हैं। वहीं ईरान का एयर स्पेस भी अस्थायी रूप से बंद किया गया है। बीते 12 दिनों से जारी आंदोलन में अब तक 45 लोगों की मौत हो चुकी है और 2200 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए हैं। प्रदर्शनकारी सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई गई तो अमेरिका कड़ा जवाब देगा। भारत को बांग्लादेश की ओर से बड़ा कूटनीतिक झटका लगा है। आईपीएल से खिलाड़ियों को बाहर किए जाने के बीसीसीआई के फैसले के विरोध में बांग्लादेश ने भारतीय नागरिकों के लिए सामान्य वीजा सेवाएं निलंबित कर दी हैं। हालांकि छात्र और व्यावसायिक वीजा सेवाएं जारी रहेंगी। बांग्लादेश सरकार ने दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, गुवाहाटी और अगरतला स्थित अपने दूतावासों और कॉन्सुलेट्स को सामान्य वीजा सेवाएं रोकने के निर्देश दिए हैं। यह फैसला दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव और बांग्लादेश में जारी हिंसक प्रदर्शनों की पृष्ठभूमि में लिया गया है। भारत पहले ही चिटगांव स्थित आईपैक केंद्र बंद कर बांग्लादेशियों के लिए वीजा सेवाएं निलंबित कर चुका है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा के बीच दीपू चंद्र दास हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। गारमेंट फैक्ट्री में काम करने वाले हिंदू युवक दीपू दास की नृशंस हत्या की साजिश रचने वाले मुख्य आरोपी यासीन अराफात को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक यासीन ने भीड़ को उकसाया, खुद दीपू को पकड़कर उसे जिंदा जला दिया। ये घटना बांग्लादेश के मयमनसिंह जिले की है, जहां बीते 12 दिनों से अल्पसंख्यकों पर हिंसा की घटनाएं बढ़ी हैं। इस हत्याकांड के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विरोध हुआ, जिसके दबाव में पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी। हरियाणा में खेल जगत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। हरियाणा पुलिस ने एक शूटिंग कोच के खिलाफ नाबालिग राष्ट्रीय स्तर की महिला शूटर से दुष्कर्म का मामला दर्ज किया है।
पीड़िता की उम्र 17 साल बताई जा रही है। आरोप है कि दिसंबर 2025 में दिल्ली में राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप के बाद कोच ने प्रदर्शन समीक्षा के बहाने फरीदाबाद के एक होटल में बुलाया और वहां उत्पीड़न किया। पीड़िता ने विरोध करने पर करियर खत्म करने और परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी देने का भी आरोप लगाया है। पीड़िता की शिकायत पर एनआईटी फरीदाबाद महिला थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। आरोपी कोच, जो नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया से जुड़ा था, को निलंबित कर दिया गया है और पुलिस जांच जारी है। भारतीय बॉक्स ऑफिस पर नया इतिहास रच दिया है धुरंधर ने। रणवीर सिंह स्टारर इस फिल्म ने 33 दिनों में भारत में 831 करोड़ 40 लाख रुपए की कमाई कर ली है। इसके साथ ही फिल्म ने पुष्पा 2 के हिंदी वर्जन का 821 करोड़ का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। प्रोडक्शन हाउस जियो स्टूडियोज ने पोस्टर जारी कर धुरंधर को भारत की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म घोषित किया है। एक ही भाषा में यह अब तक की सबसे बड़ी भारतीय बॉक्स ऑफिस कमाई बन चुकी है। यात्रा जगत के चर्चित अभिनेता पीयूष त्रिपाठी को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। ओडिशा राज्य के भुवनेश्वर सिविल कोर्ट ने अनुबंध उल्लंघन मामले में पीयूष त्रिपाठी को यात्रा मंच पर अभिनय करने से रोक दिया है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक अगली सुनवाई तक वे किसी भी यात्रा मंच पर प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। पीयूष इन दिनों यात्रा रानी सिंहवाहिनी के नाटक तू मो बजरंगी में अपने दमदार अभिनय से दर्शकों को खूब पसंद आ रहे थे। लंबे समय बाद यात्रा मंच पर वापसी करने वाले पीयूष पर लगी इस रोक से दर्शकों और आयोजकों में निराशा देखी जा रही है। तो ये थी इस सप्ताह की प्रमुख खबरें। नववर्ष 2026 के शुभ अवसर पर एक बेहतर समाज, सुरक्षित राष्ट्र और शांतिपूर्ण विश्व के निर्माण में अपनी भूमिका निभाने का आइए संकल्प लें। वर्ष 2025 ने हमें जो अनुभव दिए वो सुखद हो या चुनौतीपूर्ण, उससे सीख लेते हैं और 2026 को और बेहतर बनाने का मार्ग दिखाता है ये साल। इसी के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।